आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का साइंस चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब प्रश्न उठता है यहाँ पहला, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए पहले हम रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाएं दोनों को समझेंगे। पहला, भौतिक क्रिया। भौतिक क्रियाएं और दूसरा, रासायनिक क्रियाएं। तो विद्यार्थियों, पहले हम डिस्कस करते हैं भौतिक क्रियाएं। भौतिक क्रियाएं क्या हैं? तो जैसे देखिए, कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें आपका अभिकारक से उत्पाद बनता है। अभिकारक बना, उसका परिवर्तन उत्पाद में। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से हम उत्पाद को प्राप्त करें, फिर पुनः उत्पाद से फिर अभिकारक को प्राप्त कर लें, ऐसी क्रियाओं को भौतिक क्रियाएं कहते हैं। क्यों? उदाहरण देखिए, जैसे बर्फ। मतलब भौतिक क्रियाओं में केवल अवस्था परिवर्तन होता है, उसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे बर्फ और पानी। जैसे हमने बर्फ को गर्म किया तो हमको पानी प्राप्त हो गया। इसको जब हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और लेकिन जब इसी पानी को हम ठंडा करेंगे हिमांक तक, तो क्या हो जाएगा? हमको यह पानी जमकर बर्फ में प्राप्त हो गया। तो भौतिक क्रियाएं वो होती हैं जिनमें हम उत्पाद को अभिकारक में और अभिकारक को उत्पाद में, दोनों में परिवर्तन कर सकें। मतलब अभिकारक से उत्पाद प्राप्त कर सकें और उत्पाद से अभिकारक प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात भौतिक क्रियाओं में केवल अवस्था परिवर्तन होता है, उसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रासायनिक सूत्र है पानी का H2O, और बर्फ का भी रासायनिक सूत्र H2O होता है, और गैस का भी, मतलब भाप का भी रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्योंकि पानी एक ऐसा पदार्थ है कि जो द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। तो इसमें और दूसरा एक और पदार्थ है नैप्थलीन, जो भी तीनों अवस्थाओं में रह सकता था, तो द्रव तीनों में रह सकता है। लेकिन इनके तीनों अवस्थाओं में रहने के दौरान इनकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग भौतिक परिवर्तन समझ चुके होंगे। एक बार फिर से हम उसको रिपीट करते हैं। भौतिक परिवर्तन में अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बर्फ से को पानी में, पानी को भाप में, भाप को पुनः पानी में, और बर्फ में हम क्या करके गर्म या ठंडा करके प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान इनका केवल अवस्था परिवर्तन होता है, ये ठोस, द्रव या गैस में बदल जाते हैं, लेकिन इनकी रासायनिक सूत्र में परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा H2O ही रहता है। अर्थात भौतिक क्रियाओं में उनकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात भौतिक परिवर्तन या भौतिक क्रियाएं वे हैं जिनमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक की प्राप्ति हो सके। अब हम डिस्कस करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं? तो उससे पहले हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं जो आपके सामान्य जीवन में आप रोज देखते हैं और या तो सुने होंगे। उसके आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और फिर रासायनिक समीकरण उसके बाद में आएगा। तो पहले रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनको समझने के लिए हमको कुछ प्राकृतिक घटनाएं या हमारी रोजमर्रा की
जो दैनिक जीवन में होने वाली, हमारे सामने होने वाली क्रियाएं हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो उसमें हम एक उदाहरण देखते हैं। आपने देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाता है, लोहे में जंग या मूर्छा जिसको कहते हैं, संक्षारण, इसको जंग लगने को शुद्ध हिंदी में संक्षारण कहा जाता है, कोरोजन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो लोहे में जंग लगना, दूसरा क्रिया आप लोग बहुत देखे होंगे, दूध से दही का बनना। आप सभी लोग जानते होंगे कि दूध से दही का ही निर्माण होता है, और इसमें इसका कारण लैक्टोबैसिलस के क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। निर्माण यहाँ पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको आधा यहाँ लिख दिया जा रहा है। तो दूध से दही का निर्माण, लोहे में जंग लगना, और किण्वन की प्रक्रिया, जैसे गन्ने के रस को अगर हम रख देते हैं तो सिरके में परिवर्तित हो जाता है। ये भी आप लोग जानते होंगे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को ये पूरा ज्ञान होगा कि गन्ने के ही रस से सिरके का निर्माण होता है। तो क्या होता है, गन्ने से सिरके का बनना। का निर्माण, अब यहाँ हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं वास्तव में होती क्या है। फिर उसको जब हम परिभाषित करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे अब देखिए, लोहे में जंग का लगना, हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस ऊपर हम इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, और फिर इसको हम इस उदाहरणों को जितने दिए हैं इसी के माध्यम से हम आपको स्पष्ट करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको सामान्य जीवन में जो आप रोज देखते हैं। जैसे लोहे में जंग का लगना, आप सभी लोग जानते हैं कि लोहा क्या होता है, इसका सूत्र होता है Fe। लोहा एक धातु है। तो लोहे में जंग कब लगता है, जब यह खुले में, नमी में, वायु के संपर्क में, खुले वातावरण में रखा जाता है, तो धीरे धीरे इसमें क्षरण होने लगता है। अब जंग तभी लगता है जब इस पर पेंट वगैरह ना लगा हो। अगर लोहे पे पेंट है, किसी धातु की परत चढ़ाई गई है गैल्वेनीकरण द्वारा, विद्युत लेपन द्वारा, या लोहे पे हमने मोबिल का पॉलिश किया है, मोबिल लगाया, उसको मोबिल तेल में, ऑयल में भिगो के रखा है, तो उस स्थिति में लोहे में जंग नहीं लगेगा। लेकिन जब ये खुली वातावरण में आएगा, तो खुले वातावरण में आप जानते हैं ऑक्सीजन भी होता है और जलवाष्प होता है, और जलवाष्प मतलब जल के अणु माने H2O। तो इन दोनों में ऑक्सीजन होता है। तो जब वो लोहा खुले वातावरण में रहता है तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आकर बताता है आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ इसका सूत्र होता है आयरन ऑक्साइड का FeO, और ये फेरस ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3 होगा, क्योंकि फेरस में धन 2 की संयोजनात्मक अवस्था होती है। अब आयरन O2 से संपर्क किया तो यहाँ देखिए आयरन के रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ Fe था, यहाँ FeO हो गया। भौतिक क्रियाओं में ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पर जो दो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं तो तीसरा पदार्थ बन रहा है। जब ये आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। अभी इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2 परमाणु आयरन के करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया होगा तो ऑक्सीजन एक्सर संयोजक अणु है, हमेशा ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। और नवजात ऑक्सीजन क्रिया इन सबसे नहीं करता है। नवजात ऑक्सीजन कुछ विशेष स्थितियों में ही क्रिया करता है, बाकी ऑक्सीजन O2 रूप में क्रिया करेगा। तो इसलिए इधर भी हमको 2 आगे करना पड़ेगा, तब यह समीकरण संतुलित होगा। तो यहाँ पे देखिए आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना देता है। यही भूरी परत होती है जिसको हम जंग कहते हैं,
जो धीरे एक एक परत बन के छूटती जाती है और धीरे धीरे लोहा पतला होता है, अर्थात क्षरित होता है, नष्ट होता है, और नष्ट होते होते अंततः वह क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो ये भूरी परत जो होती है आयरन ऑक्साइड की होती है, इसीलिए यह क्षरण होता है, इसी को संक्षारण कहते हैं या जंग लगना कहते हैं। तो अब यह वायु के संपर्क में ना आए तो जंग नहीं लगेगा, तो इसके लिए हम इस पर पेंट लगा देते हैं, इसको ऑयल में भिगो के रख देते हैं, या इस पर जिंक या अन्य धातुओं की क्या करते हैं, विद्युत लेपन द्वारा पर चढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ रासायनिक अभिक्रिया एक हुई कि नहीं हुई? क्यों? क्योंकि देखिए हम यहाँ हमारा अभिकारक है आयरन और ऑक्सीजन, लेकिन अभिकारक से हमारा उत्पाद जो प्राप्त हो रहा है भूरी परत आयरन ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड हमारा क्या है, उत्पाद है। तो ये जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है इसको अब हम यहाँ अभिकारक से तो उत्पाद प्राप्त किए, लेकिन इस उत्पाद से इस अभिकारक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो यह रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसका हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे, उसके लिए इसको चाहे आप नोट कर सकते हैं, उसको ध्यान से लिख सकते हैं। तो इसलिए लोहे में जंग लगना ये इसका कंप्लीट हो गया पहला उदाहरण, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ हम दूसरे की चर्चा करेंगे। देखिए दूध से दही का बनना, यह भी रासायनिक क्रिया है। यहाँ जितने मैंने उदाहरण दिए सब रासायनिक अभिक्रिया के ही थे, लेकिन मैंने पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि जब इस अभिक्रिया को हम समझाएंगे तब आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, अभिकारक से उत्पाद तो बना लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बना, जबकि भौतिक में क्या था, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक हम प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में यही अंतर है कि अभिकारक से उत्पाद बनता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है उत्पाद से अभिकारक प्राप्त हो जाए, और अभिकारक की रासायनिक संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे दूध से हमारा दही का निर्माण, तो दूध हमारा हो गया यहाँ अभिकारक, और उत्पाद क्या है हमारा, दही है। हम दूध से दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही से हम दूध नहीं बना सकते, अर्थात ये अभिक्रिया क्या होगी, रासायनिक। अब इसकी संरचना में क्यों परिवर्तन आया, क्योंकि दूध में कोई एसिड नहीं होता है, इसमें लैक्टोज शर्करा होती है, जो कि क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, और दही में लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब ये क्या हुआ, लैक्टोज किसमें चेंज हो रहा है, लैक्टिक एसिड में, तो दोनों का इस रासायनिक सूत्र भी क्या होगा, चेंज होगा, अर्थात बदल जाएगा। तो जब रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाती है तो उसी को रासायनिक क्रिया कहते हैं। भौतिक क्रियाओं में बर्फ से पानी बना, पानी से बर्फ बना, लेकिन उनकी रासायनिक संरचना और रासायनिक सूत्र नहीं बदला, दोनों H2O ही था। लेकिन रासायनिक क्रियाओं में जब अभिकारक से उत्पाद बनते हैं तो उनके रासायनिक संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है। तो रासायनिक संरचना में भी जब परिवर्तन हो जाए, ऐसी ही क्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे दूध से दही का निर्माण, गन्ने के रस से सिरके का निर्माण, लोहे में जंग का लगना, ये सब रासायनिक क्रिया है। अब तीसरा उदाहरण हम गन्ने से सिरके का निर्माण समझाएंगे। इसमें भी इसका समीकरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे रासायनिक परिवर्तन होता है और कैसे गन्ने के में क्या ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिसके सूत्र का परिवर्तन हो जाता है। तो इसका डिस्कशन अब हम थर्ड करेंगे, तो इसलिए ऊपर हम इरेज कर रहे हैं। ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गए। अब रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा उदाहरण हम लेंगे, गन्ने के रस से सिरके का निर्माण। इसको इरेज करते हैं, इसको हम आपको समीकरण के माध्यम से समझाते हैं। अब यहाँ हमारा गन्ना क्या है, हमारा गन्ना है अभिकारक, क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं, और जब अभिकारक क्रिया होती है तो भी उत्पाद बनता है, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक से उत्पाद बना, तो यहाँ अभिकारक हमारा है गन्ना, गन्ने से हमारा उत्पाद प्राप्त हो रहा है क्या, सिरका। अब हम इसकी रासायनिक संरचना भी देखेंगे। गन्ने में पाया जाता है सुक्रोज, जो कि ये कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा है। सुक्रोज अर्थात चीनी जिसको कहते हैं, आप सभी लोग चीनी के बारे में जानते हैं। चीनी से तो सबकी सुबह शुरू होती है, चाय से। तो चीनी का जैसे सूत्र है आपका C12H22O11, जबकि
आपके सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसका सूत्र रासायनिक होता है CH3COOH, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है। इस सूत्र को हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, CH3COOH। जब ये आपको COOH साथ में दिखे तो ये एसिड होगा, और ये कार्बनिक एसिड होगा। ऑर्गेनिक एसिड कार्बनिक होगा, कार्बनिक अम्ल होगा। और कार्बनिक अम्ल में हमारे HCl HNO3 बहुत सारे हैं, वो तो बाद में अम्ल क्षार अगले चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ देखिए कैसे गन्ने के रस से सिरके का बनना रासायनिक अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि गन्ने में हमारी शर्करा पाई जाती है, चीनी सुक्रोज जिसको हम कहते हैं, जिसका सूत्र होता है C12H22O11 C12H22O11। लेकिन इस गन्ने से सिरका जो बन रहा है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। अब आप इन दोनों सूत्रों में परिवर्तन देख सकते हैं, अर्थात सूत्र रासायनिक संरचना में परिवर्तन हुआ, केवल भौतिक रूप नहीं बदला, रासायनिक रूप बदला। गन्ने से हम सिरका बना सकते हैं, लेकिन सिरके से गन्ने का रस हम फिर नहीं बना सकते हैं। तो अभिकारक को तो उत्पाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उत्पाद से पुनः हम अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसी को रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जबकि भौतिक क्रियाओं में हम अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बेटा हमारा हो गया क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसीलिए मैंने पहले आपके सामने उसके उदाहरण पेश किए, और जो सबसे सामान्य 3 उदाहरण थे, लोहे में जंग लगना, गन्ने के रस से सिरका बनना और दूध से दही का बनना, ये सभी लोग लगभग इससे परिचित हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अब अगले वीडियो में हम डिटेल आपको इसके रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूरा दिखवाएंगे, समझाएंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरणों का निर्माण कैसा होता है, उसके बारे में भी बताए हैं। टिल देन, गुड बाय चिल्ड्रेन।